कभी ऐसा लगता है कि खुशी बस हाथ से फिसलती जा रही है। हम सब उसके पीछे भागते हैं, पर वो है कि पकड़ में ही नहीं आती। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, कुछ बहुत ही बड़े दार्शनिकों की मदद से। ये फीलिंग तो हम सबको कभी ना कभी आती है ना? कि हम बस दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। एक बेहतर नौकरी, फिर एक नया फोन, फिर एक बढ़िया सी छुट्टी, लिस्ट चलती रहती है। हम एक के बाद एक चीज हासिल तो कर लेते हैं, पर वो जो सुकून वाली मंजिल है वो कभी आती ही नहीं। बस ऐसा लगता है कि एक ही जगह पर भाग रहे हैं, और ये एहसास आज हम में से ज्यादातर लोगों का है। अच्छा, तो इस फीलिंग के पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल आइडिया है। इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। चलिए समझते हैं कि ये है क्या, क्योंकि हमारी पूरी बातचीत का ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये हेडोनिक ट्रेडमिल आखिर है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई नया फोन लिया। शुरू शुरू में कितनी खुशी होती है ना? कुछ दिन, कुछ हफ्ते बड़ा मजा आता है, पर फिर वो खुशी नॉर्मल हो जाती है। वो फोन बस जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। बस यही है हेडोनिक ट्रेडमिल। एक ऐसी मशीन जिस पर हमारी खुशी का लेवल, चाहे कितनी भी बड़ी, अच्छी या बुरी बात हो जाए, घूम फिरकर अपनी पुरानी जगह पर वापस आ ही जाता है। और मजे की बात यह है कि आज की दुनिया, खासकर सोशल मीडिया, इस ट्रेडमिल की स्पीड को और तेज कर रहा है। सोचिए, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन एक छोटी सी खुशी का डोज देता है। लेकिन ये थोड़े देर की खुशी लंबे समय में हमें और ज्यादा बेचैन बना देती है। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा चक्कर जहां हम छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, पर असल में और ज्यादा अकेले पड़ते जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस ट्रेडमिल से उतरने का कोई रास्ता है भी? अच्छी खबर ये है कि हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए कुछ बड़े थिंकर्स से मिलते हैं जिन्होंने खुशी का एक तरह से फॉर्मूला बनाने की कोशिश की। और हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं यूटिलिटेरियंस, यानी उपयोगितावादी। जेरेमी बेंथम का आइडिया ना बहुत ही सीधा साधा था। उनका कहना था कि कोई भी काम सही है या गलत, ये कैसे तय हो? बहुत आसान है। जिस काम से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले, बस वही सही है। मतलब मोरालिटी का सीधा सा मतलब है सबकी खुशी। अगर कोई फैसला 10 में से 8 लोगों को खुश कर रहा है, तो बेंथम के हिसाब से वो फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन इस सीधे से फॉर्मूले में एक छोटी सी गड़बड़ है, जैसा ये मजेदार उदाहरण दिखा रहा है। सोचिए, अगर किसी एक इंसान की बहुत ज्यादा खुशी के लिए कुछ लोगों की थोड़ी बहुत नाखुशी को अनदेखा कर दिया जाए, तो क्या ये ठीक होगा? शायद नहीं। यही इस थ्योरी की कमी है कि ये किसी एक व्यक्ति के अधिकारों की बात नहीं करती। और बस यहीं पर एंट्री होती है जॉन स्टुअर्ट मिल की। उन्होंने इस पूरी बात को एक नया एंगल दिया, एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा, एक रुको, हर तरह की खुशी एक बराबर नहीं होती। मतलब खुशी की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी मैटर करती है। सोचिए, एक अच्छी किताब पढ़ने से या किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है, क्या वो बस कुछ अच्छा खा लेने की खुशी जैसी है? नहीं, वो कहीं ज्यादा बेहतर और टिकाऊ होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें बस बेहतर, हाई क्वालिटी वाली खुशियों के पीछे भागना चाहिए, राइट? लेकिन कहानी में यही एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जिसे खुद मिल ने अपनी जिंदगी में महसूस किया था। मिल को लगा था कि अरे वाह, खुशी का रास्ता मिल गया। लेकिन उन्हें बहुत जल्द ही यह एहसास हो गया कि सीधे सीधे खुशी का पीछा करना शायद यही सबसे बड़ी गलती है। मिल ने यह पाया कि खुशी बिल्कुल एक तितली की तरह है। जितना उसके पीछे भागोगे, उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, वो उतना ही दूर भागेगी। असली खुशी तो तब मिलती है जब आप उसे ढूंढना ही बंद कर दें और अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाएं। ये एक बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं। तो फिर ध्यान किस पे लगाएं? मिल के हिसाब से अपने से बाहर किसी चीज पर, जैसे दूसरों की खुशी के बारे में सोचना, समाज के लिए कुछ बेहतर करना, या फिर किसी कला में या अपने काम में पूरी तरह से खो जाना। जब हम ये सब करते हैं ना, तो खुशी वो बिना बुलाए मेहमान की तरह चुपके से हमारी जिंदगी में आ जाती है। तो एक रास्ता तो ये हुआ कि खुशी को अपना मेन टारगेट मत बनाओ। अच्छा, अब मिलते हैं एक और ग्रुप से, स्टोइक्स। और इनका नजरिया तो बिल्कुल ही अलग था। उनका मानना था कि असली खुशी बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर है। स्टोइक्स के लिए खुशी का मतलब ये नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये था कि जो हो रहा है उस पर हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। उनका फंडा सिंपल था, बाहर की चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन हमारा मन, हमारे विचार, हमारे रिएक्शंस, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हैं।
जैसा कि महान स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, असली ताकत मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। सोचिए, ट्रैफिक में फंसना हमारे हाथ में नहीं है, किसी का बुरा बर्ताव भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में शांत रहना है या गुस्सा करना है, ये चुनाव तो हमारा है। और बस यही एक एहसास हमें असल में मजबूत बनाता है। तो अभी तक हमने खुशी का पीछा करने की बात की या फिर उसे अपने अंदर खोजने की। अब तैयार हो जाइए एक बिल्कुल ही अलग नजरिए के लिए। ये नजरिया है रोमांटिक्स का, जिन्होंने दर्द को दुश्मन नहीं माना बल्कि जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना। महान कवि जॉन कीट्स, उन्होंने दुनिया को देखने का एक रेवोल्यूशनरी, एक बिल्कुल नया तरीका हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये दुनिया दुखों से भागने की जगह नहीं है, बल्कि ये तो एक आत्मनिर्माण की घाटी है, एक ऐसी जगह जहां मुश्किलें और दर्द हमें कुछ सिखाने आते हैं, हमें बनाने आते हैं। कीट्स के लिए दुख एक स्कूल जैसा है, या कह लीजिए एक ऐसी भट्टी जहां हमारी आत्मा को तपाकर एक पहचान दी जाती है, एक मजबूत आकार दिया जाता है। उनके हिसाब से दर्द हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें गढ़ने के लिए आता है। ये हमें वो इंसान बनाता है जो बनने की काबिलियत हम रखते हैं। तो हेडोनिक ट्रेडमिल से लेकर यूटिलिटेरियन, स्टोइक्स और फिर रोमांटिक्स तक की इस पूरी यात्रा से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए इन सारे महान विचारों को मिलाकर खुशी पाने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट तैयार करते हैं। तो इस टूल किट में 4 सिंपल सी स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, जैसा मिलने सीखा, खुशी के पीछे सीधे सीधे मत भागो, वो तितली है, हाथ नहीं आएगी। स्टेप नंबर 2, अपना ध्यान अपने से बड़ी किसी चीज पर लगाओ, वो आपका काम हो सकता है, आपका परिवार या समाज। स्टेप नंबर 3, जैसा स्टोइक्स ने सिखाया, अपनी अंदरूनी शांति पर काम करो, अपने मन को मजबूत बनाओ। और स्टेप नंबर 4, कीट्स की तरह अपने दर्द और मुश्किलों को एक टीचर की तरह देखो, एक ऐसा मौका जो आपको कुछ बनाने आया है। तो आखिर में बस एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर ये जिंदगी और इसकी सारी मुश्किलें हमें सच में कुछ बनाने का मौका दे रही हैं, तो हम अपने सारे अनुभवों से, चाहे वो खुशी के हों या दर्द के, किस तरह के इंसान बन रहे हैं?